तो आज की हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि आपके दिल का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं। दिल का ख्याल रखने को लेकर आपको बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं या अलग अलग चीज़ें आपको सुनने को मिलती होंगी, लेकिन कई सारी ऐसी नई टेक्निक्स और नए प्रोसीजर्स हैं जिनके बारे में शायद आप न जानते हो, जिसमें रिस्क फैक्टर्स भी कम हैं और आप नॉर्मल जो प्रोसीजर्स हैं, जो ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स हैं, उनसे जल्दी रिकवरी भी आपको मिल सकती है। तो आज ऐसे प्रोसीजर्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। आज हमारे साथ इस खास शो में एक बहुत ही खास मेहमान मैं कहूँगी, जो कि डॉक्टर तो हैं ही, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, उनका जो बैकग्राउंड रहा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे साथ आज इस खास पेशकश में जुड़ रहे हैं सर्जन वाइस एडमिरल डॉक्टर रजत दत्ता, और आपको मैं बता दूं कि ही इज़ फॉर्मर डीजी मेडिकल सर्विसेज इन इंडियन आर्मी, और इसी के साथ एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस भी है उनका। और फिलहाल अगर इनकी बात करें तो ये डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी हैं ओजस हॉस्पिटल में, जो कि ऑल्केमिस्ट हॉस्पिटल्स की एक यूनिट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पे। थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपका जो एक्सपीरियंस है मेडिकल सर्विसेज में, इंडियन आर्मी में आपने अपनी सर्विसेज दी हैं काफ़ी साल तक, तो आपका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि जवानों को किस तरह की दिक्कतें आना, क्रिटिकल सिचुएशंस में वो काम करते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा, मैं समझ सकती हूँ कि वास्ट होगा। और इसी के साथ हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी, आप उनके भी कार्डियोलॉजिस्ट रह चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी इस जर्नी और आपके इस एक्सपीरियंस के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो मेरा कमीशनिंग इंडियन आर्मी हुआ था 1982 में, 6 दिसंबर 1982 में, और मैं फाइनली रिटायर हुआ 30 नवंबर 2022। दैट इज़ 40 इयर्स ऑफ सर्विस आई हैव रेंडर्ड। 40 इयर्स में मैंने आर्मी में नौकरी करी और बीच में कुछ टाइम एयरफोर्स में, और फिर फाइनली रिटायरमेंट से पहले मैं नेवी में 3 साल रहा था, जिसलिए मेरा जो रैंक था वाइस एडमिरल का रहा रिटायरमेंट के टाइम पर। सो इन दीज 40 इयर्स मैंने पूरे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट हर टाइप के हॉस्पिटल में, छोटे बड़े, पेरिफेरी में, सेंट्रल में, सब हॉस्पिटल में काम किया एज ए कार्डियोलॉजिस्ट। जो हमारे कार्डियक सेंटर्स हैं आर्मी के, उनमें काम किया बतौर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जो हमारा जो CTC, आजकल उसको AICTS कहते हैं, जो पूना में एक हॉस्पिटल है कार्डियक हॉस्पिटल, वो मैंने उसको एज HOD करा। और फिर बाद में मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, जो दिल्ली में है, जो हमारा सबसे एपेक्स हॉस्पिटल है, वहाँ भी मैंने किया। और फाइनली मैं RNR हॉस्पिटल जो है उसका मैं डायरेक्टर रहा, और फिर बाद में डायरेक्टर जनरल, जैसा आपने बताया, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज का। सो 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है आर्म्ड फोर्सेज सर्विसेज का। सो नेचुरली हमारा ये जो आज का शो है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और आपके एक्सपीरियंसेस मुझे लगता है हमारे सारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो आपकी फील्ड है मेजरली कार्डियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। कार्डियोलॉजी में ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हमने सुनी हैं, जिस तरह से अगर कोई ब्लॉकेज होता है स्पेशली, तो ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरीज, ये सर्जरीज जो हैं वो सजेस्ट की जाती हैं। लेकिन बहुत सारे नए प्रोसीजर्स भी जो अब तक इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होते थे, वो भी अब इंडिया में प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, और उनके सक्सेस रेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा ही एक प्रोसीजर है टैवर प्रोसीजर। हम चाहेंगे आप सबसे पहले इस प्रोसीजर के बारे में बताएं कि ये क्या है। सो टैवर जो प्रोसीजर है वो करीब 7-8 साल पहले ही हिंदुस्तान में आया है, और बाहर तो बहुत साल से था। और ये जो प्रोसीजर है बेसिकली इसमें क्या है कि जो एओर्टिक वाल्व, जो हार्ट का एक बहुत ही अहम जो वाल्व होता है, जो कि ब्लड को कंट्रोल करता है हार्ट से पूरे सिस्टम में जाने के लिए, जब वो सिकुड़ जाता है और ख़राब हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस का इलाज जो है वो सिर्फ यही है कि वाल्व को बदला जाए, क्योंकि वो एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो किसी भी दवाई से उसको हम खोल नहीं सकते, उसको निकाल करके चेंज करना पड़ता है। तो आज तक तो ये सर्जरी के द्वारा किया जाता था। सर्जरी में बाईपास करते थे, मतलब कि हार्ट चेस्ट को खोलना पड़ता था, हार्ट को बाईपास भी लेना पड़ता था, और फिर उसके बाद में वाल्व बदला जाता था, और उसके बाद में जो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी लंबी होती थी। अब ये जो प्रोसीजर है इसको टैवर प्रोसीजर कहते हैं, जिसमें कि आर्टरी, जो कि लेग की आर्टरी के थ्रू जो है हम इसको वाल्व को बदल देते हैं। जी, अब जैसे कि हमने देखा कि किन सिचुएशंस में, मतलब सबसे पहले तो जिस तरह आपने बताया कि एयरटिक जो स्टेनोसिस है, इसमें जब डीके हो जाता है आपका वॉल्व, तो इसे रिप्लेस करने की किन कंडीशंस में ऐसी जो सिचुएशन है वो बनती है, ये इसे डायग्नोस किया जाता है? तो ये 2 टाइप में हम देखते हैं।
इंडिया में और ये साउथ ईस्ट एशियन जो पॉपुलेशन है इसके अंदर करीब 30% लोगों के अंदर ये पैदाइशी खराब होता है, मतलब दो बाइकस्पिड होता है। नॉर्मली इस वैल के 3 हिस्से होते हैं, लेकिन करीब 30% लोगों में पैदाइशी जो है उसमें से 2 हिस्से होते हैं, बाइकस्पिड होता है। और ऐसा जो वैल होता है वो जल्दी खराब होता है, करीब 60 साल की उम्र के आसपास में खराब होना शुरू हो जाता है। जिनका नॉर्मल 3 कस्प वाला ट्राइकस्पिड वाल्व होता है उनका करीब 70-80 साल की उम्र के आसपास में खराब होता है। और इसके खराब होने के कई कारण हैं। एक तो एज इटसेल्फ है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर जो कि अनकंट्रोल्ड हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अनकंट्रोल्ड हो, डायबिटीज़ हो, किडनी डिजीज़ हो, इन सब के रहते हुए वाल्व जल्दी डिजेनरेट होता है। जी। वहीं अगर बात करें बहुत सारे मतलब जो हमारे अलग अलग एओर्टिक वाल्व के साथ साथ और भी दूसरे वाल्व्स हमारे हार्ट में होते हैं, ये जो प्रोसीजर है टैवर प्रोसीजर, ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है? ये सिर्फ एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट इससे हो सकता है या बाकी वाल्व्स के रिप्लेसमेंट भी इससे हो सकते हैं? नहीं, टैवर का मतलब है सिर्फ एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, टैवर या टैवी दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबल यूज़ करी जाती हैं। टैवर सिर्फ एओर्टिक वाल्व के लिए अप्लाई होता है। बिल्कुल। सर, प्रोसीजर कैसे होता है? अगर किसी का वॉल्व अगर डायग्नोस होता है कि वो कैल्सिफाइड हो गया है या फिर वो डीके हो गया है, ख़राब हो गया है, फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो क्या इसके सिम्टम्स होते हैं? इंसान को कैसे पता चलेगा क्या सिम्टम्स आएंगे जिसके उसे लगे कि मुझे एक कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? तो आपने बहुत ही अहम प्रश्न पूछा, क्योंकि क्या होता है कि जो हम आमतौर पर जो हम समझते हैं कि छाती में दर्द हुई, किसी को चलने में दिक्कत हुई, सांस फूला, तो वो हार्ट की जो है नसों में ब्लॉक होता है। लेकिन यही सिम्टम्स, एग्जैक्टली यही सिम्टम्स जो है वो वाल्व के खराब होने पर भी होते हैं। तो कई पेशेंट जो हैं ये सोच करके रहते हैं कि उनके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज जो है आर्टरी का ब्लॉकेज है, लेकिन होता वाल्व के अंदर ब्लॉकेज है। सिम्टम्स नियरली सेम होते हैं, बेहोशी आना, चक्कर आना, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, ये सब एओर्टिक वाल्व और हार्ट डिजीज़ जो नॉर्मल जो हम समझते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एग्जैक्टली सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इको या सीटी स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है। जी। और एक बार जब ये डायग्नोस हो जाता है कि अगर वॉल्व में खराबी है, तो उसके बाद कैसे ये सजेस्ट करे कोई इंसान की, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि दोनों प्रोसीजर्स हो सकते हैं, इसमें ओपन हार्ट भी हो सकता है एंड टैवर प्रोसीजर के लिए भी हम जा सकते हैं। क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एज, मेल फीमेल, इसमें मतलब कैसे कोई डिसाइड करे कि मेरे लिए कौन सा प्रोसीजर बेहतर है? ओके, सो इसमें ऐसा होता है कि पहले जो है जब हम एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस जब हम डायग्नोस करते हैं, तो उसके बाद में देखा जाता है कि क्या वाल्व की बाकी कई सारी चीज़ें जो हैं वो कैसी हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, वाल्व के आगे कॉर्नरी आर्टरीज का हाइट कैसा है, और कई सारी चीज़ें होती हैं। इन सब के लिए हम एक सीटी स्कैन करते हैं, एक स्पेशल प्रोटोकॉल होता है, सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन से हमको एक आइडिया लगता है कि क्या टैवर जो है वो हाई रिस्क है या इसमें इस केस में किया जा सकता है। अगर हाई रिस्क होता है केस, तब हम फिर सर्जिकल टीम के साथ में हम एक हार्ट टीम होती है जिसमें सर्जन भी होते हैं और हम भी होते हैं, और हम उस केस को डिस्कस करते हैं कि क्या ये केस सर्जिकल के लायक है या ये टैवर के लायक है। सो ऑब्वियसली टैवर इज़ ए सिंपलर प्रोसीजर, क्योंकि उसमें बाईपास नहीं करना पड़ता, कई सारी चीज़ें और जो है वो ईजी हो जाती हैं, पेशेंट की रिकवरी फास्टर होती है। लेकिन हर केस टैवर नहीं हो सकता, तो वो जो डिसीजन है कि इस केस के अंदर टैवर होगा या इस केस में सर्जिकल होगा, वो दोनों सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट को बैठ करके मिल करके डिसाइड करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन दी वेरियस फैक्टर्स, एज, पेशेंट का एज, उसकी बाकी कई प्रॉब्लम्स और हार्ट इटसेल्फ की जो कई एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। जी। जैसे कि आपने बताया कि 7-8 साल हुए हैं इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए, इससे पहले फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी समय से ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। इंडियंस की मेंटालिटी की अगर बात करें तो बहुत जल्दी किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते, एंड नियरली जब उसका जो एक कॉस्ट फैक्टर है वो भी ज़्यादा हो दूसरे प्रोसीजर से, तो इंडियन बॉडीज़ पे ये कितना सक्सेसफुल है, कितने लोग फ़िलहाल इसको ऑप्ट कर रहे हैं, कितने टैवर प्रोसीजर्स जो हैं वो आजकल इंडिया में हो रहे हैं? सो इसमें पहली बात तो ये समझने वाली है कि बाहर वेस्टर्न पॉपुलेशन में कई साल से चल रहा है, करीब 2002 से हो रहा है प्रोसीजर, और आज लाखों लोग जो है इस प्रोसीजर के थ्रू जा चुके हैं, और सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो कम से कम होता चला जा रहा है। इंडियन पॉपुलेशन में वी डोंट एक्सपेक्ट कि वो अलग से बिहेव करेंगे जैसे कि वेस्टर्न पॉपुलेशन है एज फार एज द वाल्व इज कंसर्न, और अभी 7-8 साल से जो हम रिजल्ट देख रहे हैं बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। नंबर्स हमारे यहाँ अभी उतने नहीं हैं, जैसा कि आपने बताया कि कॉस्ट फैक्टर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, उतना यहाँ पर नहीं है लोगों के पास में फाइनेंशियल ईज़ कि वो हर कोई प्रोसीजर कर पाए, लेकिन अब ये प्रोसीजर ग्रो हो रहा है, प्राइसेस आ रही हैं, नीचे आ रही हैं, एंड आई एम श्योर कि आगे आने वाले टाइम में और नीचे आएंगे और इसका पेनिट्रेशन काफ़ी हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स हु रिक्वायर दिस प्रोसीजर हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। जी।
एक और चीज़, क्योंकि ये प्रोसीजर नया है, बहुत लोग इस प्रोसीजर के बारे में नहीं जानते हैं, कितना टाइम टेकिंग ये प्रोसीजर होता है, क्या इसके, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स सभी प्रोसीजर्स के होते हैं, 100% सक्सेसफुल सर्जरी आज तक कोई नहीं होती, क्योंकि अगर पहले जब भी हम पेशेंट्स को बताते हैं तो वो 99% अगर सक्सेसफुल है तो वो 1% कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कितना टाइम टेकिंग ये प्रोसीजर होता है, कितने तरह के वॉल्व्स हैं जो इसमें इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, थोड़ा इस बारे में आप ब्रीफ कीजिए। तो इसमें ऐसा है कि जहाँ तक प्रोसीजर का सवाल है, प्रोसीजर करीब 1.5 से 2 घंटे का एवरेज टाइम लेता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है या हमारे को समझने वाली बात यह है कि ये प्रोसीजर कॉन्शियस सेडेशन, मतलब कि बगैर पेशेंट को बेहोश किए हुए किया जाता है। बाईपास सर्जरी के लिए तो इंट्यूबेट करते हैं, वेंटिलेटर में डालते हैं, बाईपास में डालते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। तो पेशेंट से हम इनफैक्ट बात करते रहते हैं, और जब होता है जब पेशेंट को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं मैक्सिमम, लेकिन बेहोश नहीं करा जाता और उसको रिवर्सल नहीं करना पड़ता है। दैट इज़ वन थिंग। तो 1.5-2 घंटे तक ही पेशेंट को लेटना पड़ता है और प्रोसीजर हो जाता है। नेक्स्ट डे नहीं तो थर्ड डे पेशेंट घर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जो मोस्ट ऑफ द 70% केसेस जो अच्छे नॉर्मल जो एवरेज केसेस होते हैं वो थर्ड डे में घर चले जाते हैं, जो कि ओपन हार्ट में नहीं। ओपन हार्ट में तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 7-8 दिन तो हॉस्पिटलाइजेशन होता है। उसके बाद में नॉर्मल एक्टिविटी को करने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। लेकिन हमारे पास में कितने पेशेंट ऐसे हैं, जैसे जो 96 ईयर ओल्ड, मेरे जो ओल्डेस्ट पेशेंट हैं वो 96 ईयर ओल्ड के एज में उनका टैवर करा गया और अगले दिन वो उठ करके पेपर पढ़ रहे थे और तीसरे दिन घर चले गए। सो विच इज़ समथिंग जो कि इम्पॉसिबल है विद सर्जिकल प्रोसीजर्स। राइट। और जिस तरह के मैं वॉल्व्स के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि एक कोई ऐसा सब्सटेंस जो बाहर से किसी की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाना है, दैट टू रिलेटेड विद द हार्ट, तो किस तरह के वो वॉल्व्स होते हैं, कितने तरह के वॉल्व होते हैं, किन चीज़ों से वो बने होते हैं, ताकि उनका जो एक कोऑर्डिनेशन है बॉडी के साथ, हार्ट के साथ, वो बन पाए। तो वो ऐसा है कि ये जो 2 टाइप से, इनको बोलते हैं बायोप्रोस्थेटिक वैल्व्स, मतलब कि ये बायोलॉजिकल टिश्यू से बनाए जाते हैं। और ये वैल्व जो है कई साल से हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी में सर्जिकल प्रोसीजर में जो बायोप्रोस्थेटिक वैल्व डाले जाते थे पिछले 30 साल से डाल रहे हैं, वो भी सेम मटेरियल के बने होते हैं। या तो वो बोवाइन होते हैं या पोर्साइन होते हैं, और वो एनिमल टिश्यू होता है जिसको ट्रीट किया जाता है सो दैट वो बॉडी इसको रिएक्ट नहीं करती। सो वैल्व तो वही है, सिर्फ उनको डालने का तरीका है। और डालने के तरीके 2 हैं जो कि हमको समझने हैं। एक होता है सेल्फ एक्सपैंडिंग वैल्व और एक होता है बलून एक्सपैंडिंग वैल्व। जो आप कह रहे थे कि किस टाइप के वैल्व होते हैं, मटेरियल सेम होता है लेकिन उसको अंदर डालने का तरीके 2 अलग होते हैं। तो वो भी हम डिसाइड करते हैं इन ए गिवन केस कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, बलून एक्सपैंडेबल या सेल्फ एक्सपैंडिंग। दोनों के बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं और आज की डेट में उनके 10 से 12 साल की उनकी लाइफ कम से कम आँख की जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रजत, हमारे साथ इस खास शो पर जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो कई सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, शायद आप ट्रेडिशनल सर्जरीज से अगर घबराते हैं, डरते हैं, तो आजकल जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसने बहुत तरक्की कर ली है साइंस ने, और बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स अब आ चुके हैं जिनसे आपको कम दर्द होगा और बहुत जल्दी रिकवरी भी मिल सकती है। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश को आगे बढ़ाते हैं और उस कड़ी की ओर जाते हैं जिसका आप सभी को इंतज़ार रहता है, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपके जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उन सवालों का जवाब देते हैं। तो आज हमारे साथ इस खास पेशकश में एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर, एक बहुत ही एक्सपर्ट कार्डियोलॉजी के जुड़ने वाले हैं, जो कि आपके दिल के बारे में आपको और ज़्यादा गहराई तक बताएंगे, और क्या सिम्टम्स होते हैं, हार्ट फेलियर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, इन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए जो मिथ्स हैं और क्या कार्डियोलॉजी में आजकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, इस संबंध में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने आज के जो गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। हमारे साथ आज जुड़ेंगे डॉक्टर अनुराग शर्मा, जो कि चेयरमैन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है ओजस हॉस्पिटल, विच इज़ अ यूनिट ऑफ ऑलकेमिस्ट हॉस्पिटल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है और जिस मौसम की तरफ, विंटर्स की तरफ हम जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये वेदर बहुत पसंद है, लेकिन इस वेदर में हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों में एक सडन हाइक जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न यही है कि जो सर्दी का मौसम होता है उसमें पहले बॉडी उसको टेम्परेचर को रेगुलेट करना चाहती है। सो सबसे पहला जो बॉडी में चेंज आता है बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, वो है कि ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और बहुत सारे पेशेंट को नहीं पता लगता बिकॉज ब्लड प्रेशर के सिम्टम नहीं आते। दूसरा, जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो एक्टिवेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। सो इन 2 चीज़ों करके खून गाढ़ा हो जाता है
और पेशेंट्स को जो ऑलरेडी वल्नरेबल होते हैं, जैसे एजेड पेशेंट हैं या जो स्मोकर्स हैं या जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको हार्ट अटैक होने के खतरे बढ़ जाते हैं। और ना सिर्फ हार्ट अटैक बल्कि ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की सिर्फ जगह अलग है लेकिन दोनों का जो पैथोफिजियोलॉजी है वो सेम है। तो ये कारण। दूसरा कारण है कि जो इनमें इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं इसमें, जैसे अभी हमारा चल रहा है, इंडिया में बहुत चल रहा है एयर पोल्यूशन, आपने देखा होगा दिल्ली में भी, क्वालिटी ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस दैट वी कैन नॉट डिस्कस इन डिटेल, बट pollution also increases, fog increases, smog increases, that also leads to increase in the coronary events and in pneumonias, and कोई भी infections होंगे बॉडी के अंदर वो भी हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वही अगर सर बात करें कि जिस तरह आपने इसके रीजंस की क्यों हार्ट अटैक्स और हार्ट से जुड़ी हुई दिक्कतें इस मौसम में बढ़ती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि चाहे हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो या गैस्ट्रिक सिम्टम्स हो, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब चेस्ट में पेन होना कई बार गैस्ट्रिक होने की वजह से भी हो जाता है और कई बार हार्ट अटैक की वजह से भी होता है। तो कोई भी पेशेंट कैसे डिफ्रेंशिएट करे कि उन्हें एग्जैक्टली हो क्या रहा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स इवन एजुकेटेड, इवन मैंने कई बार देखा कि डॉक्टर्स कई फैमिलीज़ के भी होते हैं, फिर भी कई बार मिस कर जाते हैं कि भाई हार्ट अटैक है। तो ओल्ड पेशेंट्स कई बार बताते नहीं हैं, उनको बताना चाहिए, सबसे पहले तो ये बात है, क्योंकि बहुत बार यूबर के ये आया कि वो बताते ही नहीं कि हमें अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और वो खुद ही इसको गैस समझ लेते हैं। तो जो तो हार्ट की प्योर प्रॉब्लम होगी उसमें क्या होगा कि पेशेंट को लगेगा कि यहाँ पे एक घुटन आ गई, एक दबाव आ गया और उनको लगेगा यहाँ जकड़न होगी और उसको समझे कि वो गैस का गुब्बारा फंसा हुआ है। साथ में उनको क्या होगा कि उनको ब्रेथलेसनेस होगी, उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, उनको ऐसे लगेगा कि हमें सांस नहीं आ रहा। और ऐसी चीज़ होगी तो आप जेलुसिल वगैरह या कोई भी डाइजीन का सिरप लेंगे तो आपको आराम नहीं मिलेगा। अगर आपको आराम नहीं मिल रहा और आपको ऐसा भी लगता है कि मैं चलने पे भी अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ और लेटने से परेशानी आ रही है, बैठने से आराम मिल रहा है, तो भाई ये गैस नहीं है, इसको तुरंत ईसीजी कराएं, डॉक्टर के पास जाएं। और अगर आपके पास घर पे सॉर्बिट्रेट पड़ी हुई है तो आप सॉर्बिट्रेट लें, और अगर सॉर्बिट्रेट लेने से इसमें आराम आ जाता है तो इमीडिएटली आपका समझ जाना चाहिए, माथा ठनक जाना चाहिए कि भाई ये गैस नहीं है, जो हम गैस समझ रहे हैं ये एक्चुअली हार्ट की प्रॉब्लम है। तो वो गोल्डन टाइम जो होता है वो पेशेंट लूज़ कर जाता है और पेशेंट कई बार फिर बहुत सीरियस हालत में आते हैं, पूरे हार्ट फेलियर में या शॉक में आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही बातें हैं कि जकड़न, रिस्पॉन्स टू दैट सॉर्बिट्रेट एंड चलने फिरने में परेशानी, लेटने में से दिक्कत और बैठने में आराम। सर अभी आपने एक टर्म यूज़ की, गोल्डन पीरियड जो है वो मिस कर जाते हैं। हमने कई बार कार्डियोलॉजिस्ट को ये टर्म यूज़ करते हुए देखा है कि गोल्डन पीरियड या गोल्डन आवर जिसे हम कहते हैं, ये क्या चीज़ होती है? गोल्डन आवर हम शुरू करते हैं पेशेंट के सिम्टम से लेके हॉस्पिटल जाने तक, ये गोल्डन आवर है। उसके बाद का जो टाइम होता है वो होता है कि फिजिशियन कैसे उसको अटेंड कर रहा है। तो अगर एक पेशेंट है जिसको कि हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक क्या मतलब क्या होता है कि एक आर्टरी जो है वो 100% बंद हो गई हार्ट की, और उसके आगे जो मसल सप्लाई है वो उसको ज़ीरो सप्लाई मिल रही है, तो हार्ट मसल दे स्टार्ट डाइंग। तो हार्ट के पास एक 45 मिनट्स टू 1 आवर की एक अपनी एनर्जी बैकअप में होती है, जिससे वो टैकल कर लेता है कि हार्ट डैमेज नहीं हुआ, आपका हार्ट फेलियर में नहीं गया, आपको हार्ट के पंपिंग डाउन नहीं हुई। अब अगर 1 घंटा बीत गया तो आपका जो गोल्डन आवर है वो लूज़ हो गया, और क्या होगा कि आप अब चाहे पेशेंट बच भी जाते हैं बहुत सारे, पर वो फिर ज़िंदगी में जिंदा तो रहते हैं लेकिन उनकी पंपिंग कमज़ोर हो जाती है। जैसे इको टेस्ट में उनके आएगा इजेक्शन फ्रैक्शन 35%, 25%। तो वो ये जो 25, 35, 45 ये इस पीजीजी पे डिपेंड करेगी कि पेशेंट कितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा है। तो बहुत सारे पेशेंट को यही नहीं पता होता कि वो, और गोल्डन आवर में ही सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं। जो हम कहते हैं ना, जैसे अब सिंगर था के और बाकी सिंगर आपने देखा होगा कि कितना सेलिब्रिटी सिंगर था, तो उसको सिम्टम हो रहे थे पर उनको हॉस्पिटल के बजाय उनको होटल ले गए, तो वो गोल्डन आवर उसका वेस्ट हो गया। जब तक हॉस्पिटल पहुंचे ही वाज ब्रॉट डेड। So that's the point I'm trying to tell here कि golden hour means that's the hour where doctors can still save you. After that you are gone. Right. सर आपने बहुत सारी टर्म्स यूज़ की, जिस तरह आपने हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट भी हमने सुना है, लेकिन आम लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक एक ही चीज़ है। लेकिन आपने जिस तरह से भी बताया कि हार्ट फेल हो जाता है और जो हार्ट अटैक है वो अलग है, क्या डिफरेंस है इसमें? ये तीनों कितने एक दूसरे से अलग हैं? क्या हार्ट फेलियर एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसका एक कारण, वन ऑफ द कारण है हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर के और भी बड़े सारे कारण हैं, जैसे अल्कोहल ज़्यादा पीने से भी हार्ट फेलियर हो जाता है, वायरस से भी हो जाता है, कैंसर की कई दवाइयाँ हार्ट फेलियर कर देती हैं,
और भी कई टॉक्सिन्स होते हैं जिससे हार्ट फेलियर हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी कई बार हो जाता है हार्ट फेलियर, प्रेगनेंसी इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं उसको। तो हार्ट फेलियर इज ए एंड रिजल्ट ऑफ डैमेज टू मसल। उसका एक मुख्य कारण है ब्लॉकेज, जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक हो जाना, हार्ट की बीमारी, एंजाइना की बीमारी हो जानी। अब हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, इन दोनों में कई पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ये दोनों बीमारियां अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट में लीड कर सकती हैं, जो कि इन दोनों बीमारियों की सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, वो है सडन कार्डियक डेथ या कार्डियक अरेस्ट। तो वो कॉन्सिक्वेंस है इन दोनों की। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। कई लोग को हम बोलते हैं अभी हार्ट फेलियर हो गया, तो वो हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं कि हार्ट फेल हो गया, दैट मीन्स कि हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो गई, दैट्स ऑल। उसके बड़े सारे इलाज हैं, बहुत सारी रिवर्सिबिलिटी है उसमें। तो क्या जिस तरह से आपने बताया कि जो गोल्डन पीरियड होता है जिसमें एक फिजिशियन जो है वो पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकता है, तो क्या वो हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक जो कि लीड कर सकता है कार्डियक अरेस्ट को, तो कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन तक ना जाने से उसे बचा सकता है उस पीरियड में? बिल्कुल बचा सकता है, बिकॉज जब हम इन पेशेंट्स को जल्दी रिपरफ्यूज कर देते हैं तो इनका जो स्कार होता है हार्ट के अंदर, जो स्कार बनता है वो बहुत छोटा हो जाता है। जब स्कार छोटा हो जाएगा तो हार्ट अपनी वापस शेप ले लेगा, तो उसके अंदर सडन कार्डियक डेथ का जो है इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है। आपने सुना होगा, लोगों ने भी शायद सुना होगा कि कई पेशेंट जैसे एंजियोप्लास्टी हो गई हार्ट अटैक के बाद या बाईपास भी हो गया, लेकिन फिर भी वो 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद कई बार सडन कोलैप्स कर जाते हैं। तो उसका कारण ये नहीं होता कि उनको हार्ट अटैक आ गया या उनको कोई स्टेंट बंद हो गए, उसमें यूजुअली पेशेंट टाइम देता है, बट उनका कारण होता है कि उनको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्कार, बिकॉज दीज पेशेंट दे रीच लेट इन द हॉस्पिटल। उसकी भी दवाइयाँ होती हैं, उसके अंदर पेसमेकर भी कई बार डालना पड़ जाता है, पर सारे पेशेंट कई बार वो पेसमेकर अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसमें सर हार्ट फेलियर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, हार्ट फेलियर एग्जैक्टली क्या है और इसके रीजंस क्या क्या है? हार्ट फेलियर पहले तो होता क्या है? हार्ट फेलियर 2 तरह का होता है। एक होता है जिसमें पंपिंग कमज़ोर होती है, एक वो हार्ट फेलियर होता है जिसमें पंपिंग गुड होती है बट पेशेंट्स को सांस नहीं आता। वो कहते हैं हम चलते हैं तो हमें सांस फूलता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। मतलब हार्ट की स्टिफनेस बढ़ गई, वो एज से बढ़ती है, 65 ईयर से ज़्यादा, और मोटा पेशेंट होगा, फीमेल्स में ज़्यादा होती है, जिनकी किडनी में प्रॉब्लम होती है उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जो पेशेंट हार्ट अटैक के, हार्ट फेलियर के जो मेन पेशेंट्स हैं वो वाले पेशेंट हैं जिनकी पंपिंग कमज़ोर होती है, जिनके लिए इको टेस्ट बना हुआ है, और इको टेस्ट में आ जाता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 45% से कम है। तो ये है रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन वाले पेशेंट। ये ज़्यादा रिस्की पेशेंट है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, वाल्व लीकेज हो जाती है, हार्ट एनलार्जमेंट हो जाता है। तो ये इसको हार्ट फेलियर का ग्रुप बोलते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, ब्लॉकेज इन द हार्ट आर्टरीज और डिलेड प्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट अटैक। सेकेंड है वायरस मायोकार्डाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉक्सैकी बी वायरस होता है, और भी कई वायरस इसको कर सकते हैं, जैसे डेंगू, कोरोना करके भी हो सकता है। उसके बाद आ जाता है अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी, और उसके बाद आता है कई टॉक्सिन्स करते हैं, कई बार मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं, कई बार प्रेगनेंसी से भी ये हो जाता है। प्रेगनेंसी के लास्ट सेमेस्टर में भी कई बार कई लेडीज़ को ब्रेथलेसनेस ज़्यादा हो जाती है, जब देखती हैं उनकी इको तो पंपिंग डाउन होती है, और कई बार डिलीवरी के बाद भी होता है, उसको पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। और कई बार कैंसर केमोथेरेपी से भी ये हार्ट पंपिंग डाउन हो जाती है। तो ये हार्ट फेलियर के ये मल्टीपल कारण माने जाते हैं। उसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, राइट टाइम पे उनको मैनेज करना पेशेंट्स को, उनका वाल्व भी ठीक किया जा सकता है, अल्टीमेटली उनका हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। सो नाउ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, समटाइम पेसमेकर से भी ठीक किया जा सकता है। इन आवर सेंटर वी पुट लॉट ऑफ सच पेसमेकर्स इन दिस पेशेंट, जिसका कि हमने 25% इजेक्शन फ्रैक्शन थी, और 6 मंथ 9 मंथ्स के बाद पेसमेकर के बाद उनकी 60% हो गई। CRT पेसमेकर कहते हैं इसको, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। बिल्कुल सर, एडवांसमेंट्स के ऊपर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्लड प्रेशर एक ऐसा टर्म है जो कि आजकल उससे कोई भी अछूता नहीं है, और मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं वो ब्लड प्रेशर की बीमारी से उनको है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्डरली पीपल ही इससे डायग्नोस होते हैं, बल्कि यंग एज में भी आजकल ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसके रीजंस क्या हैं, और अगर इसको हार्ट अटैक से जोड़कर देखें तो कितना इसका जो कॉम्बिनेशन या कितना इफेक्ट जो है वो उससे बनता है? हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है। अगर हम इसकी प्रेवलेंस देखें, प्रेवलेंस का मतलब है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में कितने लोग ग्रस्त हैं इससे, तो 45 ईयर से ऊपर इसका जो इंसिडेंस है वो अराउंड 40% है। 40% मतलब आउट ऑफ 100 40 विल बी हैविंग ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, विच इज़ ए ग्रेव प्रॉब्लम। लेकिन बहुत सारे लोग इसको बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं, और कई लोग हमारे पास आते हैं बिल्कुल हार्ट एनलार्जमेंट से,
फिर उनको हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारा पहले कुछ हुआ था, कहते हैं जी हाँ हमें बीपी रहता था 180/110, पर हमने दवाई नहीं ली कभी। और कईयों को उनमें किडनी फेलियर भी हो जाता है। तो इनफैक्ट हाइपरटेंशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द किडनी फेलियर इन द होल वर्ल्ड, एंड हार्ट फेलियर का भी वन ऑफ द रीजन है। तो हाइपरटेंशन को बिल्कुल इग्नोर ना करें, इसकी एक दवाई होती है, वो दवाई खाएं। और अपने अगर वज़न ज़्यादा है, नमक का परहेज करें, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स खाएं, फिजिकल एक्टिविटी खाएं, स्मोकिंग छोड़ दें, तो ब्लड प्रेशर की काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपने जानकारी जो है हमारे सभी व्यूअर्स के लिए साझा की है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मिथ्स जिसे हम कह सकते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक से रिलेटेड हो, तो इससे जुड़े जो डाउट्स हैं वो हमारे व्यूअर्स के आपने आज क्लियर किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे इस खास शो पर जुड़ने के लिए। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा के जितने भी दर्शकों ने हमारा एक खास शो देखा है उन्हें काफ़ी जानकारी मिली होगी और बहुत सारे टिप्स भी मिले होंगे कि कैसे आप अपने दिल का, अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। और आज के टाइम में जब इतना पोल्यूशन है, इतना जंक हम खा रहे हैं, लाइफस्टाइल में बहुत सारे जो चेंजेस हैं हमारे हो रहे हैं, ऐसे में आपका ख्याल आप किस तरह रख सकते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी हेल्पफुल ये जो एपिसोड है ये लगा होगा।